हमारे आधुनिक इतिहास में हम 35 से 38 साल कहते हैं, पर जब हम पीछे जाकर देखें तो हमारी एक पौराणिक कथा स्क्रीन पर आप सभी देख रहे होंगे, एकलव्य। अब एकलव्य कहते ही आपको एक कहानी शुरू से याद होगी, आप सबने सुनी होगी, 1000 बार सुनी होगी। अंगूठा लेने की कहानी तो है ही, पर यहाँ एकलव्य ने एक नई बात केंद्र में है कथा में, स्टोरी में धर्माचार्य इज देयर, बट इन सेंटर पॉइंट फोकस में एकलव्य। क्यों? यहाँ दूरस्थ शिक्षा के अपने अभ्यास के कारण, अपने डिस्टेंस मोड में, अपने रूटीन जो उसका डेडिकेशन है उसके कारण, सेल्फ मोटिवेटेड होने के कारण, वो पारंपरिक ज्ञान परंपरा को चुनौती देता है आज से हजारों साल पहले की पौराणिक कहानी में। इसलिए वो केंद्र में है, इसलिए मैं इस कहानी का यहाँ पर विशेष रूप से जिक्र करता हूँ। अब ये एकलव्य को हम जब पढ़ते हैं या एकलव्य के बारे में पढ़ते हैं तो हमको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगती है? मेरी नजर में उसके पास, यानी एकलव्य के पास, उसका अर्जित ज्ञान है और दिया गया गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है कि किसी ने गिव किया है, उसने टेक किया है या उसने लिया है, नथिंग। उसने अपने ढंग से फ्लेक्सिबल मैनर में अपनी आजादी के साथ, यानी जिसे हम कहते हैं कि अपनी सुविधा से, अपनी आजादी से, अपने डेडिकेशन से फ्लेक्सिबल मैनर में उसने अपना नॉलेज या जो भी स्किल या जो आप उसे कहना चाहें उसने अर्न किया है। मेरा सारा जोर एक शब्द पर है, अर्न पे। जब देने का, यानी आपने जब भी आप कन्वेंशनल मोड में सुनते होंगे, आप सभी कन्वेंशनल मोड के मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम कन्वेंशनल मोड, तो कन्वेंशनल मोड इज नॉलेज गिविंग प्रोसेस हम मानते हैं, नॉलेज गिविंग है ना, नॉलेज हम देते हैं और कई बार तो ज्ञान के साथ भी, शिक्षा के साथ भी दान शब्द जुड़ा होता है। देना यानी दान देना, देना यानी कि कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं है, हम बड़ी उदारता के साथ, बड़े बड़प्पन के साथ सामने वाले को हैंडओवर कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं और उसके प्रति उपकार कर रहे हैं। पर एकलव्य का ये कैरेक्टर है जो इस सारे नैरेटिव के अगेंस्ट खड़ा होता हुआ दिखता है हजारों साल पुरानी एक कहानी में, कि जब साधन और संसाधन, सारे गेट्स उसके लिए क्लोज थे, तब एक नई खिड़की, एक नई विंडो खोल करके वो आता है और एकलव्य बनकर खड़ा होता है, तनकर खड़ा होता है। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे जरूर दिया है, पर एकलव्य सिर्फ इस बात के लिए अंगूठा देने के लिए चर्चित नहीं है, या उसकी कहानी हम इसलिए नहीं जानते। हमने उसको जाना है कि वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ लर्न करता है, और सेल्फ लर्निंग की ये स्टोरी इस एंगल से महत्वपूर्ण है, यहाँ लर्नर सेंट्रिक है, ये पूरी स्टोरी लर्नर सेंट्रिक है। अब लर्नर सेंट्रिक होना जो है, ये हम कन्वेंशनल मोड में इन जनरल नहीं सोचते। इट इज आउट ऑफ अवर थिंकिंग कि लर्नर सेंट्रिक हम कैसे हो सकते हैं। कन्वेंशनल मोड, टीचर क्लास तय करता है, टीचर लेक्चर तय करता है, टीचर वो एक शेड्यूल बनाता है, एंड एवरी लर्नर हैज टू फॉलो दैट शेड्यूल इन वेरी टाइट मैनर। 75% अटेंडेंस चाहिए, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें। खैर, अब जब हम आधुनिक भारत की जहां बात कर रहे थे, एकलव्य के बाद हमने कहा था कि 35 से 38 साल पुरानी ये कहानी अभी हमारे देश में है। उस पौराणिक कथा का चूंकि आगे कोई विस्तार नहीं है, इसलिए हम केवल उसको इंडिकेटिव एक कहानी की तरह सुन करके और बात करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। भारत में पहली बार सन 1982 1982 आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है, जो अब आज बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की तरह से नोन है। ओपन सिस्टम को उसने पहली बार स्वीकार किया और डिस्टेंस एजुकेशन का आरंभ हुआ। ओडियन जनरेशन को नजरअंदाज करके कहें तो आप सबके मन में एक सवाल होगा कि डीयू ने तो 70s में ही करस्पॉन्डेंस कोर्स लॉन्च कर दिए। मैं अभी जनरेशंस पे जाऊंगा, जब ओडीएल की जनरेशंस पे, तब आप समझेंगे, तब आप शायद उस बात को ज्यादा अंडरलाइन कर पाएंगे कि ओडीएल जनरेशंस में
पीयू ने जिस करस्पॉन्डेंस कोर्स को ज्वाइन को स्टार्ट किया था उसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग में देयर इज सम डिफरेंस। ये एडवांस वर्जन है, एडवांस स्टेज की बात है। और 1985 में 1982 मैंने कहा आंध्र प्रदेश की ओपन यूनिवर्सिटी खुलती है। 1985 में देश में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सिंगल नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आई अंडरलाइन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एक स्पेशल एक्ट के द्वारा स्थापित होती है। मैं एक बात पर आपका ध्यान यहाँ चाहूंगा जो मेरी पूरी बातचीत का केंद्र होगा। देश भर में कन्वेंशनल मोड में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसके विरुद्ध नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा उसके विरुद्ध नहीं, उसके समानांतर, पैरेलल, एक विकल्प की तरह से, एक अल्टरनेटिव की तरह से। अल्टरनेटिव क्यों, इसकी बात हम आगे करेंगे। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में दो नए टर्म हैं, दूरस्थित यानी दूरस्थ, जैसा हमने एक लड़की कहानी में कहा, और उसका दूरस्थ शिक्षा का पहला शिक्षार्थी था एकलव्य। और ओपन क्या है, ओपन की बात आगे। ओपन यानी आजाद, ओपन यानी लिबर्टी, आजादी, पढ़ने की आजादी। पढ़ने की आजादी यानी आप जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि समय चक्र, समय सारणी से आजादी है। हमारे यहाँ ओपन सिस्टम के जो लोग हैं, या जैसे अभी एक साथी हमारे बता रहे थे कि ओपन सिस्टम क्लास लेने जाते हैं। एक मित्र है हमारे जिन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ओपन सिस्टम से डिग्री ले रही है। टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, उम्र की सीमा का कोई बंधन ओपन सिस्टम में नहीं है। अभी आपने पहली तस्वीर की ओर आपको वापस ले जाता हूँ। 93 इयर्स के आई शिव सुब्रमण्यम हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं। एट द एज ऑफ 90, मे बी एट 89, मे बी एट 91 उन्होंने इग्नू ज्वाइन किया होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आए होंगे, और 93 की एज में वो एक डिग्री लेकर के निकल रहे हैं। कन्वेंशनल सिस्टम के सारे लोग आप लोग सामने हैं, साथ में हैं। आप बताएं कि कन्वेंशनल सिस्टम के लिए एज रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है या नहीं? आपके यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष वीकली टाइम टेबल बनाने में होता है या नहीं? ऑफ कोर्स होता है सर, ऑफ कोर्स होता है सर। होता है सर। हाँ सर, होता ही तो है जी। स्टेट वाइज थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है मे बी, पर एज की रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कहीं 25 साल हो सकता है, कहीं किसी ने हो सकता है उसको थोड़ा 27 साल तक कर दिया हो, पर एक एज रिस्ट्रिक्शन भी हर जगह है कन्वेंशनल मोड में। कन्वेंशनल मोड में कोई भी व्यक्ति एक उम्र के बाद रेगुलर स्टूडेंट की तरह से, नॉट एज रेगुलर स्टूडेंट, वो इंटर नहीं कर सकता। मेरिट, सीट संख्या हर क्लास की हमारे यहाँ तय होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल मोड। सीट संख्या कैसी होगी कि भाई 60 लर्नर्स हमारी एक क्लास में हो सकते हैं, कहीं कहीं 40 हो सकते हैं, कहीं बहुत आप ज़्यादा डबल सीट कर देंगे तो 100 सीट्स कर सकते हैं, 80 सीट्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप। आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप क्या है उसके आधार पर आप थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर कर सकते हैं, पर बेसिकली टाइम टेबल, एज और सीट के ही कारण ऑब्वियसली देयर इज अ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशंस। ये मेरिट लिस्ट भी वहां पर है, ये दबाव भी है। और अब तो आज जेई और नीट और ये सब स्टार्ट हो रही हैं, तो इस दबाव को आपने अपने आसपास बहुत सराउंडिंग में बहुत करीब से देखा होगा, और खुद भी अपनी उम्र के एक दौर में आप लोग इस दबाव से गुजरे हैं। पर जिसका एक किसी भी कारण से कभी भी परसेंटेज, मैं नहीं कहता कि कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं, कुछ कमजोर लर्नर्स भी हो सकते हैं कन्वेंशनल मोड में या एजुकेशन सिस्टम में, हमारी इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। पर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे हम क्या केवल इसलिए रोक दें कि उसने पिछले दिनों में जो सेट पैटर्न है परीक्षा का, उसमें वो उनके या हमारे अनुसार अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाया, इसलिए उसके आगे पढ़ने के सारे दरवाजे हम बंद करें?
तो ये सारी चीजें, ये है ओपन शब्द की मेरी ओर से एक व्याख्या, मेरी ओर से ओपननेस, ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग, फ्लेक्सिबल एज, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो सीट्स लिमिट्स एंड नो मेरिट में मैं इस ओपन शब्द को इंटरप्रेट करता हूँ, इस तरह से व्याख्यायित करता हूँ। अब ये जो काम की सुविधा, प्राथमिकता, प्रायोरिटी और अपने समय से, अपने टाइम से, अपने घर में रहकर पढ़ने की आज़ादी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है। और आज जब हम कोरोना के पीरियड में जब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और हमारे बहुत सारे लोग, कन्वेंशनल मोड के लोग भी घर बैठ कर के शिक्षा को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके इस पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नए नए आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं, तब एक बना हुआ सेटअप हमारे पास ऑलरेडी है। अपने घर में पढ़कर, घर में रहकर पढ़ने की आज़ादी का अच्छा उदाहरण है हमारा ये ओडीएल पैटर्न, ये सिस्टम। अब इस सिस्टम में और भी कुछ बातें करेंगे। मैं अक्सर, जब मेरे पास 21 जिले हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट्स मैं कवर करता हूँ फ्रॉम आरसी जबलपुर, हम लगभग हर महीने में 1-2 मीटिंग्स में जाते हैं, इंडक्शन मीटिंग्स या प्रमोशनल मीटिंग्स में। जब भी मैं बात करता हूँ, मैं हर जगह सवाल पूछता हूँ और आप लोगों से भी एक सवाल पूछूंगा। सोसाइटी ने बहुत प्रोग्रेसिव ढंग से ग्रो किया जरूर है, पर क्या अभी भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में, देश में, दुनिया में आ रहा है? पर क्या अभी भी आपको लगता नहीं है कि बहुत सारी महिलाओं के लिए, बहुत सारे परिवारों में, इन मैनी ऑफ फैमिलीज आप देखिए तो क्या हो गया है कि एजुकेशन कहीं प्रायोरिटी में जरूर आ गया है, पर फिर भी लड़कियों के लिए एजुकेशन अभी भी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में कहीं है। अर्बन क्लास की जी, अर्बन क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अर्बन क्लास ने अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज की है। इट इज गुड कि उन्होंने इस बात को समझा है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझा है, और जेंडर बायस्ड होने की बजाय अब वो सभी के लिए अवेलेबल हो रहा है, या लोग उसके बारे में आगे बढ़। लेकिन रूरल में सर अभी भी लड़की लोग पीछे हुए है। लेकिन हमारा जो हमारा 12 इयर्स एक्सपीरियंस है स्कूल टीचिंग रूरल स्कूल में, उधर लड़का से बॉयज के ज्यादा लड़की लोग आगे माने 10 क्लास 12 क्लास पढ़ते हैं, ज्यादातर लड़की लोग एडमिशन लेता है, क्योंकि वो जो लड़का लोग है वो काम में लग जाता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये दो चीजें आपकी ही बात से मैं बात यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिकल सिचुएशन आज भी सोसाइटी की ऐसी है कि किसी भी एक 18-20 साल के लड़के को बहुत बड़े क्लास में, बहुत बड़े समुदाय में, बड़े ग्रुप में, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि नाउ यू हैव टू अर्न। फैमिली सपोर्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आप केवल पढ़ते नहीं रह सकते। एक उम्र के बाद अपने पिता के कंधे का थोड़ा सा बोझ उसको अपने कंधे पर शिफ्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी हमारी, हम जिस विकासशील डेवलपिंग कंट्री की तरह से समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ डेवलपिंग कंट्री में कहीं भी बहुत अपने सपनों के पीछे, अपने जिद के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे भागने की आजादी किसी बच्चे को शायद नहीं मिल पाती। मजबूरी में कई बार जो लड़के होते हैं उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए अपने फैमिली को, अपने फादर को एज ए अर्निंग मेंबर, कम थोड़ा ज्यादा कुछ भी जो भी हो, उसके लिए एक कोई जॉब ज्वाइन करना होता है, या अपना पुश्तैनी काम धंधा जो होता है उसको संभालना पड़ता है, उसको आगे बढ़ करके अपने आप को कहीं ना कहीं एक अर्निंग मेंबर की तरह से नए सिरे से डिस्कवर करना होता है। होता क्या है कि ऐसे में बहुत सारे बच्चों, मैं सबके लिए नहीं कहता, पर बहुत सारे बच्चों के लिए उनके सपने छिन जाने का ये मौका होता है, उनके सपनों का दब जाने का ये मौका होता है। ऐसे ही लड़कियां, मैं जहाँ जाता हूँ, मैंने जब कहा, मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ लड़कियों के लिए अभी भी पहली चिंता क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का माइंडसेट बदला है, पर बहुत सारे लोगों के लिए लड़कियों के नाम पे सबसे पहली चिंता होती है कि शादी ब्याह हो जाए, और शादी ब्याह के बाद वो अपने घर में सेटल हो जाए। थोड़ा सा अर्बन सोसाइटी में चेंज होता है, लोग अब कैरियर को सोचने लग गए हैं, पर बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में शादी ब्याह अभी भी लोगों के लिए बहुत प्रायोरिटी की चीज है।
अब उसमें होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए कि आप मुर्शिदाबाद में किसी एक कॉलेज में एडमिटेड हैं, एक लड़की एडमिटेड है और उसकी शादी तय होती है, वो बॉम्बे चली जाती है। क्या वो बॉम्बे अपने उसी मुर्शिदाबाद के स्टडी प्लान को कंटिन्यू कर सकती है? आज की तारीख में प्लीज अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाइएगा, हम कन्वेंशनल मोड में जो अभी पैटर्न चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसकी बात करते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बस एक दो शब्द आपको बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे फेलो पार्टिसिपेंट जो है काफी लोग मुर्शिदाबाद से ही कॉलेजेस में हम लोग डॉक्टर थे, तो ऐसा हो गया आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ईयर में वो लोग एडमिशन तो ले हैं, लेकिन उसके बाद या तो शादी करवा दी जाती है। वो अगर चाहते भी है, जैसे ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल बेस्ड एक सब्जेक्ट है, कितने भी हम उन लोगों के पेरेंट्स को या फिर ठीक करके बोलते हैं कि उनको एटलीस्ट कंप्लीट करने दीजिए, तो वो लोग बोलते हैं पढ़ के क्या होगा। ऐसा ही कुछ रिप्लाई कभी कभी आ जाते हैं। Exactly. What I'm trying to say is the same thing. I think this happens everywhere. Yes. In each state. Each state, yes. Yeah. It is a typical Indian mindset. Yeah. Sorry, I have to say that it is typical Indian mindset, my dear. कोई स्टेट इससे छूता नहीं है। अर्बन क्लास में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और वो भी पिछले कुछ दिनों में ही आ रहा है। अभी बहुत पुराना किस्सा नहीं है ये। 10-20 साल 15 साल से लोग अब अपनी बच्चियों के एजुकेशन के बारे में, उनके करियर के बारे में सोचने लगे, पर फिर भी एट देयर बैक ऑफ माइंड उनके पेरेंट्स भी इस बात से मुक्त नहीं हो पाते कि लड़कियां अभी भी अपनी आजादी से अपना डिसीजन लेंगी और पढ़ेंगी और पढ़ करके आगे बढ़ के निकलेंगी। अभी भी पढ़ना कई बार अच्छी शादी की गारंटी होती है, अभी भी आज की इस तारीख में भी। खैर, ये सोशल कंसर्न बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर हम एक चीज, मैंने आपसे कहा कि मुर्शिदाबाद में कोई हो या कोचीन में कोई एडमिशन ले और उसकी शादी हो जाए जम्मू में, क्या हो सकता है उसके लिए? उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करे। घर में, परिवार में बच्चों और बड़ों की जिम्मेदारियां होती हैं, और ये पढ़ने की आजादी जिसे मैं कह रहा हूँ, पॉलो फ्रेरे को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये टर्म मुझे वहां से मिलता है और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और ओडीएल के लिए ये बिल्कुल फिट टर्म था। इसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पढ़ने की आजादी। पढ़ने की आजादी ये है कि आपको लर्नर सेंट्रिक, जब मैंने एक टर्म यूज किया था कि हम लर्नर के हिसाब से चीजें फ्लेक्सिबल मैनर में प्रोड्यूस करें, उसके सामने रखें, उसे ऑप्शन दें। आपने टाइम टेबल बनाया है कि 11 बजे से लेकर के 11:45 पर मैथमेटिक्स की क्लास होगी। अगर उस समय उसे अपने पिता के साथ बिजनेस की किसी जरूरी काम से कहीं जाना है, या घर परिवार के लिए उसे जंगल से लकड़ी काट कर ही लानी हो मान ले, तो वो आपकी क्लास मिस करता है, और मिस करके वो आपके दिए जाने वाले ज्ञान से वंचित रहता है, मिस कर जाता है। वो मिस कर जाना उसके लिए कैरियर वाइज उसके सपनों को, वो एक तरह से अपने सपने मिस कर देता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने सामने रखी हैं, उसमें बेसिक चीजें फिजिकल बैरियर्स को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। फिजिकल बैरियर्स को तोड़कर कहीं भी पढ़ने की आजादी, यानी भौतिक रूप से फिजिकली कक्षा में आकर पढ़ने के दबाव से आजादी। अब एक और मजे का उदाहरण देता हूँ। मैंने अभी बीच में बहुत सारे सर्वे किए। हमने अपना इग्नू का स्टडी मटेरियल डिजिटली ऑनलाइन जब करना शुरू किया था, उस समय मैंने एक पेपर तैयार किया ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ई डिस्ट्रीब्यूशन पर। मुझे बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिले जो एमबीए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो हम नेट पर डाउनलोड करके और बड़े आराम से, जब हम डॉक्टर्स के यहाँ 1-1 घंटे डॉक्टर्स हमको वेट करवाते हैं, बैठा कर रखते हैं, हम उस दौरान अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स मटेरियल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको ये मोड ओडीएल मोड दे सकता है। उन्होंने इस बात को पसंद किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी किसी भी तरीके, मतलब कहीं भी दुकान पर होते हैं, दिन भर ग्राहक नहीं होते हैं, पिताजी ने दुकान पर बैठा तो दिया है, और उनके पास ग्राहक जब आएगा तब वो ग्राहक डील करेंगे, पर दिन भर बैठे रहना है। उस समय में क्या करेंगे? उस समय उनके पास ओडीएल एक अच्छा ऑप्शन होता है और हो सकता है।
घर में बच्चों की सारी सेवा सुश्रूषा कर लेने के बाद, बड़े बूढ़ों को खाना पीना देने के बाद, उन्हें दवाइयां दे देने के बाद, बचे हुए समय में अपने तरीके से, चाहे वो सुबह का 4 बजे हो, चाहे रात का 10 बजे हो, कोई महिला अगर पढ़ना चाहे तो उसके पास ऑप्शन ओडीएल हो सकता है और है हमारे। ये आगे जाकर मैं महिलाओं के विशेष रेफरेंस में आपको फिर से दिखाऊंगा, फिर से उस पर बात करूंगा। अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के कुछ आंकड़ों। देश में 993 यूनिवर्सिटीज, 39,901 कॉलेजेस हैं, 14.16 असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स, और ये सब जिसके लिए हैं वो कितने हैं? वो हैं 3.7 करोड़ भी जो हैं वो हमारी सारी कोशिश, हमारा पूरा सिस्टम जिस बात के पीछे लगा हुआ है, जीईआर, हम जहां जब कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई बात करते हैं, तो हमारे सामने जीईआर एक भूत की तरह से, प्रेत की तरह से हम सामने आके खड़ा होता है कि हमारा जीईआर बहुत कम है, हमारा नेशनल टारगेट कितना है, हम 2030 तक 50% तक जाना चाहते हैं, अभी हम 26.3 पर। अगर 26.3 पर है, इसका मतलब आप सब, मेरा ख्याल है समझाने की जरूरत यहाँ है नहीं, समझते हैं कि 18 से 23 की उम्र के वो लोग जो पढ़ने योग्य हैं, उसमें से केवल 26.3 को ही हम रीच कर पाते हैं, उन तक हम एजुकेशन को पहुंचा पाते हैं, या वो एजुकेशन तक पहुंचा पाते हैं कहना तो कन्वेंशनल सिस्टम के हिसाब से एक गलत टर्म है। अब चलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस पे थोड़ी सी एक डिस्कशन करते हैं। मैंने एक डाटा लिया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशन से ही लिया है, कहीं और बाहर से नहीं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार से कोई है यहाँ? प्लीज, आप में से कोई बिहार से है? नहीं है शायद। नो सर। झारखंड से भी नहीं है, पर पश्चिम बंगाल से कम बहुत सारे लोग हैं। आप सभी मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल ना? सो 30 लोग हैं सर। हाँ, मतलब आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर एक फिगर लेता हूँ, पर लाख एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं अंडरलाइन करके कहता हूँ, आबादी या जनसंख्या नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ प्रति लाख छात्र आबादी, स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं या एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, आई मस्ट से प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, 18 से 23, 18 टू 28 के 23 की एज के लोग, उनके लिए बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं 1 लाख लोगों पर, झारखंड में 8 कॉलेज हैं 1 लाख लोगों पर, और आपके पश्चिम बंगाल में 13 कॉलेज आते हैं हर लाख पढ़ने वाले योग्य शिक्षार्थियों पर। ब्रैकेट में मैंने जो फिगर दिए हैं, बिहार के लिए 1616 टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, झारखंड में 1875 टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, और 1170 वेस्ट बंगाल में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस। अब ये जो 7, 8 और 13, 7, 8 एंड 13 का एवरेज दिख रहा है, मतलब इसका एवरेज अगर निकालें तो अभी हम देखेंगे कि ये आगे जाकर थोड़ा बढ़ेगा भी, पर दिल्ली जैसे स्टेट के लिए भी यह जो एवरेज है, ये केवल 8 कॉलेजेस पर लर्नर है। अब इसको जरा सा कैलकुलेट करिएगा, मोबाइल अगर आपके हाथ में हो, कि अगर 1 लाख लोगों के लिए केवल 8 कॉलेज है, तो एक कॉलेज पर एवरेज कितना प्रेशर हो सकता है? आई होप इट इज 12,500। ठीक है। अब एक सवाल आप ये देखिएगा कि एक आंकड़ा, एक डाटा आपके सामने और रख दिया है मैंने, कि प्रति लाख आबादी कॉलेज का नेशनल एवरेज भी जस्ट 28 है, बट 28 इज नॉट बैड, पर फिर भी अभी 28 भी अगर हम देखते हैं तो 28 का मतलब हमारे लिए होता है कि एक कॉलेज पर लगभग ऑन एन एवरेज 3600 स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोग कन्वेंशनल मोड के टीचर्स हैं, मुझे बताएं, मैं ओडीएल का आदमी हूँ, भले मैंने कन्वेंशनल मोड में 7-8 साल काम जरूर किया है, पर अब मैं ओडीएल में हूँ। आप मुझे बताइए कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर सकें, इसके लिए आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट फिगर जो आप एक कॉलेज से किसी को अटैच कर सकते हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल
ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल शेप एंड साइज जिस तरह से हमारे कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज में कितने लड़कों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं? एक या दो लोग कोई भी मुझे बताएं जो आप सोचते हो जिसमें क्वालिटी मेंटेन कर सके हम। नियर अबाउट 2000 सर। 2000 ओके, नियर अबाउट। हाँ जी, हाँ हम मान लेते हैं कि 2000 विल बी द एप्रोप्रिएट फिगर फॉर ए कॉलेज। एक कॉलेज में 2000 लड़कों को अगर हम अटैच करते हैं तो ये शायद ठीक ठाक होगा, जिससे हम एजुकेशन को एज पर देयर नीड सही ढंग से डिलीवर कर पाएंगे। अब देखिए एक डाटा हो रहा है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। वहां पर 43-40 कॉलेजेस हैं और वहां सबसे अच्छा एवरेज दिख रहा है, हालांकि कर्नाटक सबसे ज्यादा है, पर यहाँ पर जो मैंने डाटा लिया है इट इज 33 पर लैख। यूपी में कॉलेजेस बहुत हैं पर वो नेशनल एवरेज को जस्ट टच करता है, 28 कॉलेजेस पर लैख। अब एक एमएचआरडी की साइट पर आपको एक डाटा मिलेगा, अगर आपने कभी, हो सकता है आप में से बहुतों ने उस पर काम भी किया हो, देखा भी हो, पर मैं यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ। संगणना अनुमान जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में 18 से 23 की एज के यूथ की पॉपुलेशन यूपी में 245 लाख एंड बिहार में 115 लाख मानी गई है। अब ये आंकड़ा मैं आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूं, इसके पीछे एक पर्पस है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, बिहार का एक उदाहरण मान लेते हैं हम। बिहार में प्रोजेक्शन है 115 लाख का और कॉलेजेस हैं वहां पर 7 पर लाख। अब 7 पर लाख है तो एक कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि आप देखें कि वहां आज जो प्रेशर है एक कॉलेज पर ऑन एन एवरेज 14,500 का प्रेशर है। अभी आपने कहा है कि अच्छा एजुकेशन हम दे सकेंगे अगर हमारे पास एक कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक अगर 2000 लर्नर्स 2000 लर्नर्स विल बी अटैच्ड विद ए कॉलेज, तो आप प्रॉपर और ठीक ढंग का एजुकेशन लोगों को दे सकेंगे, सर्व कर सकेंगे बेहतर ढंग से। पर वहां पर 14,500 14,250 के आसपास लोग अटैच्ड हैं। और अगर अब ये 115 लाख को हम कैलकुलेट करना चाहें कि जितने प्रोजेक्शन के हिसाब से जो आबादी होगी 18 से 23 साल के लोगों की, जनसंख्या इन जनरल नहीं कह रहा हूं मैं, ये 18 to 23 की एज के प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, उनकी जो आबादी है उसके मुताबिक हमको आज अगर सबको कन्वेंशनल मोड में अटैच करना हो तो हमें 4600 कॉलेजेस चाहिए बिहार में। और आज वहां पर हैं कुल कितने, आपने देखा है ऊपर 1616 कॉलेजेस। तो ऑल अबाउट 3000 कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड देयर। क्या पिछले 70 सालों में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये 3000 कॉलेज और बना देने के लिए हमारे पास कितना समय हो कि हम इन 3000 कॉलेजेस को बिल्डअप कर सकें, तैयार कर सकें, नियुक्तियां कर सकें और लोगों को शिक्षा देना शुरू कर सकें? क्या मानते हैं आप? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 50 साल? क्योंकि अभी तक हमने 1600 कॉलेज वहां डेवलप किए हैं और हमें 4600 चाहिए। पॉलिटिकल विल अगर रही तो सर 5 साल में बहुत हो गए इसके लिए। नहीं, 5 साल चलिए, मैंने मान लिया। आप लोएस्ट एवर मतलब लोएस्ट फिगर लेकर चलते हैं 5 साल। पॉलिटिकल विल तो वैसे बहुत कठिन शर्त है, बहुत कठिन सी, आप वो जो कूलर का फूल लाने जैसी शर्त लगा रहे हैं वो होती नहीं है, पर तो भी बजट कंस्टेंट आएगा। बजट कंस्टेंट इसलिए आएगा कि एजुकेशन पर अभी इस एजुकेशन पॉलिसी में 6% जरूर कहा गया है, पर अभी तक हम हार्डली 4.2-4.3 जीडीपी का खर्च कर रहे थे। और एक कॉलेज के लिए आप जिस कॉलेज में हैं, प्राइवेट में हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, उसके सेटअप में कितनी जमीन, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितने सारे टीचर्स का अपॉइंटमेंट, कितने लैब